Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हमारे साउथ एशिया में MBA का जो वर्ड है वो इस तरह का रहा हमेशा से कि जो भी MBA करेगा वो दुनिया पे छा जाएगा। ऐसी हकीकत भी है कि MBA बिज़नेस मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। आज की दुनिया बिज़नेस की दुनिया है। चाइना से अब भारत की बातचीत होती है तो बिज़नेस की टर्म्स पे होती है। चाइना अभी अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है और कह रहा है भारत से कि चलिए हमसे गलती हुई या आपसे हुई भूल जाते हैं तो हम मिल जाते हैं आपस में। तो क्या उसकी वजह है? बिज़नेस मैनेजमेंट, इकॉनमी, ये दुनिया की अब दो बड़ी हकीकतें हैं। और तीसरी बड़ी हकीकत है मीडिया मैनेजमेंट। ये ऐसी चीज़ें हैं, नैरेटिव की दुनिया हो, बिज़नेस आपके हाथ में हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका गिरफ्त पक्का हो तो आपकी पूरी दुनिया पे हुकूमत है। आज मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी ही हस्ती अमेरिका से जुड़ी हुई हैं जो बीट्स में भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ जो हमारी है उसमें बातचीत करेंगे कि किस तरह बिज़नेस मैनेजमेंट में भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आगे लेके जाया जा सकता है, अगर कोई कमियां हैं तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। चूँकि ये एक ऐसी हस्ती हैं जो ब्रिज हैं भारत और अमेरिका के बीच में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड और भारत के बीच में भी, और समझते हैं दोनों समाजों को बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुशामदीद करता हूं बहुत ही बढ़िया इंसान विभूति झा साहब का। वेलकम सर। नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हमें आपने निमंत्रण दिया यहाँ शो में आने के लिए। आप तो ताहिर गोरा इज अ वेरी फेमस नेम एंड आई लाइक यू, आई हैव मेट यू, so delighted to be an honor to be on your program. बहुत आपने अच्छे शब्दों में हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया। बात यह है कि हम आपसे सीखते रहेंगे, सिर्फ इस विषय पर ही नहीं। आज हम शुरुआत जो आपसे कर रहे हैं, मैंने सर शुरू में कहा कि वो MBA का वर्ड एक बहुत बड़ा बज़वर्ड भी है और बहुत बड़ी रियलिटी भी है। आपका इस पे काफ़ी गिरफ्त है। ये बताइए कि 1991 में आप अमेरिका पहुंचे, तब से अब तक जो आप इल्म भारत से लेकर आए थे वो इल्म कैसे अमेरिका में काम आया और कैसे आप ब्रिज बने अमेरिका और भारत के बीच? बहुत ही हसीन सवाल है साहब। ये तो मैं जब 91 में यहाँ आया था तो उन दिनों मैं इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ काम करता था और बात ऐसी हुई थी कि 1989 में ये पता चला था कि भारत का आर्थिक सिचुएशन जो है वो वीक हो रहा था। एंड उसके लिए क्या था कि भारत ने, आपको याद होगा कि इंडिया लिबरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था जब में उन्होंने इकोनॉमी को खोलने की कोशिश की फ्रॉम द ग्रिप्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्केट इंडिया इन दिस कंट्री। तो जिस तरह से होता है फॉरेन बैंक में जो भी काम करते हैं उनको MBA होना चाहिए, तो मेरे पास भी MBA की डिग्री है। लेकिन हमने MBA इसीलिए पढ़ा था, नॉट टू गेट अ डिग्री टू बिकम बेटर, बट MBA जो है वो एक लैंग्वेज है साहब। क्योंकि आई एम ऑल्सो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स को अमेरिका में MBA का नाम दिया गया। अदरवाइज आप देखें तो इकोनॉमिक्स में भी हम सप्लाई और डिमांड, सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, फैक्ट्री, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट। उसी तरह से MBA अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का योगदान रहा इन ग्लोबल एजुकेशन में। तो MBA की भाषा जब सीख ली तो मुझे एहसास हुआ कि भाई कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, उसको नया रूप दिया गया है। तो MBA became a very global thing and American universities, चूंकि लोग यहाँ आना चाहते थे पढ़ने के लिए, अमेरिकन एजुकेशन का दुनिया में बोलबाला है, everybody wants to be part of Harvard, Yale and whatever, तो उसकी वजह से MBA ने करेंसी गेन की। लेकिन मेरे हिसाब से मैं स्पोर्ट्स का एक उदाहरण देता हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे सचिन तेंदुलकर, इनको MBA नहीं करना पड़ा सफल होने के लिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि दुनिया में अगर स्पोर्ट्स का अगर आप
नजरअंदाज करें तो आज तक किसी स्पोर्ट्समैन को एमबीए क्लास नहीं करना है टू नो व्हाट इज लीडरशिप, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस व्हाइल द होल वर्ल्ड इज वाचिंग यू, राइट? So the question here is very important. Either MBA is a tool to become manager. MBA is not a tool to make you innovator or entrepreneurship. ये बहुत बड़ी समझ की चीज है को जैसे हमने मैनेजमेंट एजुकेशन में हमने किताब पढ़ी थी, उसका पहला वाक्य जो था वो मुझे बहुत पसंद आया. फर्स्ट सेंटेंस, it said, it's truly ironical that the world's biggest enterprises, world's biggest philanthropic organizations, world's finest innovations were done by people who had received least formal education. Right? उदाहरण बहुत हैं उसके सारे. You can search the examples from garages where businesses have happened, became a global entity, right? तो MBA बन के बंदा मैनेजर बन जाता है साहब उस एंटरप्रेन्योर के कंपनी में. So as I'm very fond of education and learning, which is good because education and learning allows you to take next step. But education और degree में बहुत बड़ा फर्क है. You must have heard about, आप तो भारत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आपने सुना होगा ये शब्द rustic wisdom. वो गांव में किसी को MBA नहीं होता, लेकिन कितना ज्ञान होता है साहब. ये बात समझने वाली है लोगों को, आजकल के बच्चों को खास करके, कि डिग्री हासिल करना you become literate. You don't necessarily become educated. And education is a function of your mind becoming aware, your mind becoming conscious, and your mind becoming aware of the environment you live in. तो आज की तारीख में बच्चे भी, छोटे से छोटे बच्चे भी iPad, स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं. क्या उनके पास टेक्नोलॉजी की डिग्री है? सोचिए, ये तो सोचने वाली बात है. तो मेरा पर्पस ये रहा कि मैं जब यहाँ आया 91 में, तो मुझे इंडिया मार्केट करना था. So education helped me, learning helped me. It gave a sense of credibility कि बंदा अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता है, MBA की डिग्री है, तो कोई बोलेगा तो बेअकल की बात नहीं करेगा. So that's what is important. But I will tell you the current scenario, which is very important for people to really understand. MBA वो कहते हैं कि it is falling off the cliff. हर एक चीज की रेलेवेंस होती है, हर एक एजुकेशन की रेलेवेंस होती है. तो आज की तारीख में MBA is gradually falling off the cliff in America. It is literally like a cash cow being cashed by universities. अब क्या हो रहा है कि people are going for specific study of a specific discipline. So you are becoming expert in marketing, you are becoming expert in artificial intelligence, and that part of the thing is becoming more important because कंपनियों को अब उतना समय नहीं है कि एक जनरल MBA को कंपनी में हायर किया और उसको ट्रेन किया किसी खास काम के लिए और उसने अपनी वैल्यूएशन बढ़ा के कहीं और ज्वाइन कर लिया. So there is a tremendous amount of waste of that. So I'm giving you a very different thought. I am not here to praise MBA up to sky because I have done it, but I know it has a limited relevance. Because आप जब काम पे हैं MBA पे, तो आप बैंक में हैं या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हैं, आपका रोल बदल जाता है, आपको वो फंक्शनैलिटी सीखनी पड़ेगी. तो आज के तारीख में मैं इंडिया में लोगों को यही कहता हूँ, MBA मत करो, काम की चीज करो. Get a degree in negotiation, get a degree in marketing, get a degree in marketing and selling, get a degree in something else which makes you directly relevant. और उसका सिलेक्शन जो है साहब, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. तो इसका सिलेक्शन है कि बच्चों को चाहिए, इंडिया में वही एनकरेज कर रहा हूं मैं, फाइंड योर टैलेंट, बिल्ड योर स्किल्स अराउंड इट एंड ड्राइव इट विथ योर वैल्यू सिस्टम्स. ये मूल मंत्र है साहब. This way you will never be out of job. You will always have a life, and that's important. आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ जो आज की रियलिटीज़ हैं उनके साथ MBA को जोड़ा. आपने कहा कि MBA एक ऐसी शय है, यानी आप मैनेजर बन जाते हैं. शुरू में मैंने सर कहा था कि एक बज़वर्ड भी रहा और एक प्रेस्टीजियस कॉन्सेप्ट भी रहा कि डॉक्टर और इंजीनियर के बाद साउथ एशिया में MBA बन जाएं. साइंटिस्ट बनने की बात नहीं होती थी, या
इकोनॉमिस्ट बनने की बात नहीं होती थी। आपने इकोनॉमिक्स में भी मास्टर किया हुआ है और आप ये कह रहे हैं कि एमबीए करने की बजाय आप किसी सर्टेन स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलिस्ट बन जाइए, वो अच्छा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी भारत पे भी गहरी नज़र रहती है, भारत में अब एमबीए क्या वाकई बज़वर्ड रहा उस तरह, या वो वाली हैसियत नहीं रही? भारत में अभी देखिए, एक बात बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसमें भारत में क्या हो गया है कि लोगों को, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 6 साल से 24 साल की उम्र में के बच्चे के इंसान, इस ग्रुप का जो इंसान है, 250 मिलियन लोग हैं वैसे बच्चे। और इसी बात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया था। उनको ये डेटा पता था इसके बारे में। तो इसके पहले, बहुत साल पहले, नंदन निलेकानी जो इन्फोसिस के हेड हुआ करते थे, उन्होंने एक शब्द बनाया था, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये जो एज ग्रुप है इंडिया का, वो बड़ा ही सॉलिड एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड करने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया का कैंपेन रखा था कि अब जो है एमए फिलॉसफी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए उर्दू मत करो। अब ऐसा करो जिससे कि तुम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सको आज की तारीख में जो कंपनियां, जो बिजनेसेस आ रही हैं। अब एआई पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको एमए फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी काम नहीं आएंगे साहब। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो 5 साल वेस्ट गया। तो यू हैव टू बिकम रेलेवेंट टू द टाइम दैट यू आर लिविंग इन। हमारे उम्र में ये सब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं साहब। तो हम तो गधे घोड़े एक समान पढ़ते थे, जो भी पढ़े चूंकि अच्छा जॉब मिले। संक्रांत सानू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लाखों लोग आईआईटी का इम्तिहान देते हैं, 1000 का होता है। मैं भी उस रास्ते से गुजर चुका हूं। After doing economics to qualify in Reserve Bank of India as a young officer, it is a lifelong dream. I love banking. 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 7 घंटे का इम्तिहान एक दिन में दिया था। 9000 को बुलाया गया था इंटरव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 9 मेंबर सर्विस बोर्ड में for 100 advertised positions, of which 25 were reserved for scheduled caste, scheduled tribes, and 25 for internal candidates, कि उनको भी तो आशा उम्मीद होनी चाहिए। इंटरनल कैंडिडेट जो यंग बच्चे जिन्होंने किसी लोकल ऑफिस में क्लरिकल एम्प्लॉयमेंट ली थी, उनकी भी तो एम्बिशन पूरी करनी है। तो आप ये सोच लीजिए कि रेशियो क्या रहा। इफेक्टिवली 50 सीट के लिए लाखों लोगों ने इम्तिहान दिया। तो हम भी उस दरिये से गुजर चुके हैं साहब। तो उसमें क्या होता है कि बट टैलेंट और एबिलिटी ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज की तारीख में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को एमबीए की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टैलेंट को ढूंढा, उन्होंने अपना टैलेंट बनाया, रियलाइज किया कि क्रिकेट की खेल में साइज उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्रिकेट की खेल में मसल बनने की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी को सपल, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया में अभी क्या हो रहा है, एमबीए में लोग उतने नहीं जा रहे हैं जितने कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जा रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन में जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ बिजनेस। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल विथ अमेरिका। अमेरिका में आपने जाना होगा शायद कि यहाँ पे 90% ऑफ द अमेरिकन, मैंने यहाँ पे बहुत सीखा। मैंने देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान पूरा 100% परफेक्ट नहीं होता, न कोई कंट्री 100% परफेक्ट होता है, सब में खामियां होती हैं, you know, but we have to, if I have to like Tahir Gora, I will like one feature or 2 features in him and I'll say बंदा सही है, इसे दोस्ती करते हैं। आपसे झगड़ा करना होगा तो मैं हजारों वजह ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने वैसे ही अमेरिका को देखा कि ये भी कंट्री अपनी अजीब चीज है। यहाँ सब लोग हाथ पांव दे के आना चाहते हैं, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। आई डिडंट नीड टू कम टू अमेरिका, बट आई केम हियर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो मैंने देखा कि अमेरिका में जो प्रोडक्टिविटी है, efficiency or effectiveness is there because they know how to use money well. Capital efficiency, financial efficiency बड़े जोर की यहाँ पे है, उसको वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे लेबर की डिग्निटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो ड्राइवर हो या स्ट्रीट क्लीनर हो, हर को अपना ये
अपनी ये क्या कहते हैं शाख है कि मैं ये काम कर रहा हूं. There is a pride for doing what you do. 90% of the American economy is in private sector. तो प्राइवेट सेक्टर में अगर होगा तो बिजनेस फेल भी होती है अपनी वजह से और फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. It can always happen. Businesses will fail. The system provided for an infrastructure to support failing businesses and to make sure that how they rise back. तो 90% इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर में थी. तो प्लम्बर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, हर एक ऑक्यूपेशन became an important element. It doesn't matter who does what. मैं तो इंडिया में लोगों को कहता हूँ ड्राइवर को ड्राइवर मत बोलो, उसका नाम लो. चाहे मोहन, मोहम्मद या मार्टिन जो भी हो, उसको नाम से पुकारो. तो मैं तो जब भी इंडिया जाता हूँ, जिस टैक्सी वाले से बैठता हूँ, मैं उससे बड़ी अहमियत से उससे बात करता हूँ, बड़े प्यार से उससे बात करता हूँ. वो कहता है मुझे कि झा साहब आज तक इतनी अच्छी तरह से हमें इंसान किसी ने माना ही नहीं. तो जब आप उस चीज की महत्ता समझेंगे तो हमारे महाभारत के हिसाब से मैं लोगों को कहता हूं कि इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी आपका ड्राइवर आपका सारथी है और वो कृष्ण का स्वरूप है. वो आपको नेविगेट करता है ट्रैफिक, आपको अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए. तो लोगों की इज्जत करनी चाहिए. सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बंदा, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बंदा काम न करे तो अपने घर में बदबू हो जाएगी. क्या कह सकते हैं कि वो काम बेकार है? ये जो महत्व है अमेरिका में, वो इंडिया में आ रहा है और बड़े जोरों से आ रहा है. सो अब स्किल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों का जो है वो क्लासिक एजुकेशन, क्लासिकल बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, वो धीरे धीरे दब रहा है, वो घट रहा है. क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिक इंटरेस्ट हो, ये बात जो है इंडिया ने सीखी अमेरिका से. हमें अपने दोस्तों, दुश्मनों, सबों से सीखना है. वही सिखाते हैं असली लेसन, राइट? तो वो जो है वो इंडिया ने सीखा कि अब हमें स्किल डेवलपमेंट करना है. कंप्यूटर चलाने के लिए हमें कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए. अब एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल एजुकेशन इज बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ, पोस्ट कोरोना वायरस की वजह से. तो education is a big business, a big opportunity, and Indians are highest subscriber of internet services in India. Indians and Indian students. There are 750 million Indians subscriber of internet in India, of a population of 1.3 billion. Just imagine, with the help of the tiny instrument called iPhone or smartphone, सारी दुनिया आपके हाथ में है साहब. वो जो पहले पुराने में कहते थे दुनिया मेरी हाथ में है, वो आज असली तरह से आ गया है. आईफोन, स्मार्टफोन आप खोले तो सारी दुनिया का हर एक नॉलेज आपके पास अवेलेबल है. अगर आप सीख सकें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना किया तो वो तमाशा बन के रह जाता है. आपने अच्छा कहा कि अगर सीख सकें तो बहुत कुछ सीखने को है और अगर ना सीखें तो दुनिया एक तमाशा बन जाती है. सर, आपने जोर दिया कि जो मैनेजमेंट है उसको सीखना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है. आपने कहा कि जो स्पेसिफिक नॉलेजेस हैं इस पर इस वक्त भारत के यहाँ ज़ोर भी है और इस पर ज़ोर देना भी चाहिए. तो ये जो मैनेजमेंट की दुनिया है, इसकी जो स्पेसिफिक जो भी इसके फील्ड्स हैं या जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में, वो कैसा काम कर रहे हैं? They're doing well, by the way. I'll tell you, I'm not American educated. I'm entirely 100% India educated. All right? हमने तो अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में सीखी थी बिहार में 12वीं क्लास तक. लेकिन इस अजीबोगरीब भाषा को भी सीखने का मैंने ठान लिया था. मैं जो हूँ 100% इंडिया का पढ़ा लिखा हूँ, 100% पढ़ा लिखा हूँ. हम लोगों में सीखने की तावीज़ थोड़ी बहुत है हम लोगों में. हम always we are learners, and that learner ability comes from our philosophy of being a seeker. आप इस बात को जानते हैं, हमने आपकी आवाज सुनी है इन सब बातों को. तो I'm not preaching to the choir. I want to share with you that because we are the way we are, so we want to learn more. तो हम, जैसे हमारी बात है, बिहार में हमने अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में ही सीखी थी 12वीं क्लास तक. कॉलेज में आने के बाद मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया. मैं बात करते कि ये भाषा है बड़ी उल्टी पलटी
आज तक इन लोगों ने बहुत सारे स्पेलिंग्स अगर आप देखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, करेक्ट। अंग्रेजी की दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज। वो कहते थे कि यू नो हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड, टू वर्ड्स स्पेल्ड द सेम वे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। एंड माय फेवरेट एग्जांपल इज NAKED is naked, BAKED is baked। अगर हमने ऐसी भाषा सीख ली है तो मेरे मन में यह आया था कि मैं इस भाषा को सीखूंगा जरूर। हालांकि अंग्रेज ना बनूं, मुझे उसकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं ये सीखूंगा जरूर। एंड आई वांट टू टेल देम दैट दिस लैंग्वेज मेक्स नो सेंस compared to non-English languages. At least I can speak about India. In my Sanskrit and my Hindi, there is no sound on the planet Earth that you cannot capture. Every sound can be captured. तो मैंने अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन भी अमेरिकन्स को सिखाया। ताहिर गोरा is not ताहिर गोरा। विभूति झा is not विभूटाई झा। तो मैंने उन फोनेटिक्स भी उनको सिखाया कि तब भी कोई चीज होती है भाई। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं बदलूंगा। तो you were talking about the fact that learning and education in India is very good. It's also very good because we do study. We do study. We focus on math, science, principles. That also is a function of our Sanatan principle you know so well about. We are all humans. आप ताहिर हैं, मैं विभूति हूं, कोई फर्क नहीं है, करेक्ट। नाक हमारे वही काम करते हैं, मुंह वही काम करते हैं, कान वही करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज वी आर सेम। सो देन व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? दैट्स द पॉइंट व्हिच वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी डीप। एलिमेंट्स ऑफ engineering management have been imported from United States. Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, they have made themselves on the style of Western education, which is what you call the colonial mindset, which Sanu Sahab also was talking about, कि हमें उनके जैसा होना है, उन्होंने ऐसा किया, हमें वो करना है। But that is more as a competitive element than submissive element. That in society it became submissive because all the jobs were available because you knew English. Then became what was important because most of the Western countries have developed through scientific entrepreneurship, innovation, and growth. सर, आप जिस ज़माने में आए अमेरिका, उस ज़माने में हम देखते हैं कि बिज़नेस मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग भारत से आए और वो भारत से जब निकले तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में अपना नाम कमाया और बहुत सर्विसेज दी। इसी तरह हमने फॉर द पास्ट 20 ईयर्स देखा आईटी की दुनिया में भारत से जो पढ़े हुए लोग आए वो छाए। इसी तरह हम देखते हैं साइंस की दुनिया में बहुत सारे लोग भारत से पढ़ के आए, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या साइंटिस्ट हों, वो सब के सब यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुए। आज के जो बच्चे पढ़े हुए आते हैं भारत से, पर्टिकुलरली एंड प्रिसाइजली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में, मैनेजमेंट के किसी भी शोबे में, वो कैसा डिलीवर कर रहे हैं? I will give you a very nice statement I was told by a senator once, quite some time back. His statement to me was, and I shared this with majority of Indians, so it is verbatim I'm reporting to you. He said to me that we love you Indians as immigrants to this country. You are educated, you are professionals, you work hard, you are in the highest median income, you have family values, you take care of your children, you are least problem from a law and order perspective other than the occasional stupidity of the white collar crimes, and you are so accommodative of everything that we offer. That is the definition of an Indian and an impression of an Indian in this country. We are professionally recognized, and that professional recognition cuts across any age dimension. So हमारे ज़माने में हम आए थे. I was perhaps the first Indian to be working for a Dow 30 company in a senior management position.
अब तो देखिए दुनिया भरी पड़ी है, from so many companies Indians are CEOs, and the Indians are working far more now on the side of entrepreneurship and innovation. So जो लोग यहाँ आए कंफर्टेबल हो गए, बट दे आर स्टिल डूइंग वेल। अभी तक आज की तारीख तक, मैं कल का तो मैं बयान नहीं दे सकता, आज की तारीख तक जो क्वालिटी ऑफ इंडियंस आए हैं, दे आर गुड क्वालिटी इंडियंस, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच कंसर्न्स मी। ये जो बॉडी शॉपिंग के नाम पे जो IT वर्कर्स जो आए हैं ना, I do not know. They are very unhappy, a lot of people. Because what happens is that when you come for a job, you reach your satisfaction level very quickly. You came for a job for a certain money. You are working for X institution, Y institution as a contract labor, right? You make a good living, but your ability to prosper and grow in that setup is limited. You remain forever a contract labor. तो जिस IT कंपनी ने आपको यहाँ बुलाया, कंपनी A में जॉब दी, वहां का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, कंपनी B में जाओ, कंपनी C में जाओ, कंपनी D में जाओ, your lateral or vertical growth opportunity is very restricted for that group of people. But those who are coming as students, they are still top class. India has the highest competitive, the pool of Indian talent coming to university is very, very tough. I deal with that scenario. That's why I'm telling you this, sharing with you this, that US universities have a very interesting high recruitment policy, very subjective, because all the best students from all over the world apply. They have high GMAT score, high TOEFL score, high GRE score, but then universities have a requirement. इस साल हमारा जो है जेंडर रेशियो ऐसा होना चाहिए, इस साल हमें जोग्राफिकल रेशियो ऐसा होना चाहिए। सो उसके वजह से इंडिया का जो पूल है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव पूल होता है। सो द बेस्ट ऑफ इंडिया एस्पिरेंट इज स्टिल कमिंग टू अमेरिका फॉर हिज एजुकेशन एंड हायर स्टडीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IT वर्कर्स कमिंग हियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दे आर टू सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर। आपने भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत प्रोग्रेसिव बातें हैं वो भी शेयर की, लेकिन आपको कुछ ऐसी कमियां नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स की स्टडी में, चूँकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इकोनॉमिक्स और बिज़नेस मैनेजमेंट वो फील्ड्स हैं जो किसी भी दुनिया में किसी भी कौम को आगे लेकर जाते हैं। तो कोई आपको कमियां नज़र आती हों, आप सजेशन देना चाहें भारत के एजुकेशन एंटरप्राइजेस को, सरकार को, कि उन कमियों को दूर करें? Absolutely. This is something, ये जो चीज़ है, ये जो बात उठी थी एक बार जब मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग के काम के लिए इंडिया में था, तो एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के चेयरमैन ने मुझे कहा कि कैन यू ब्रिंग मी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड from around the world that we can make the Indian practices better. And my reply was very simple. I said, which best practice can I bring you? From Bank of Mongolia or Reserve Bank of San Francisco or Bank of England or Bank of Australia? I'm just giving you the bank name as an example, but I'm not referring to a specific industry. तो मैंने कहा कि आप कहाँ का best practice लाएंगे? But the best practices of any community, any society is based on its own cultural values. And I'm a great believer in that. And I said to him that let us develop our own ethos rather than just importing the Western practice or an American practice. Because American practice or British practice or German practice of efficiency and effectiveness were designed by those people in their country for their cultural activity, but their own cultural elements of life. For example, so German technology, German education, British education, everything came from their language, their ethos, their social values. लेकिन सर अगर हम ये देखें कि भारत में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस जो हैं वो अब बहुत इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लेवल पे आ रही हैं, तो क्या भारत की इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इस काबिल हैं कि भारत के अंदर ही
इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें? Yes, yes, there is. Yeah, after all, remember, जितने सारे IIT, IIM के लोग जो यहाँ हैं, वो वहीं से पढ़ के आए हैं. जी. So that's a very important thing to remember. The important part now is that people are now realizing it. पहले वो नहीं था. अब ये realize होने लगा है. तो you have हैदराबाद में Indian School of Business है. It's a non-credited MBA school, non-accredited government business private school. और वहाँ के बच्चे जो हैं, जो वो IIM नहीं जाते, वहाँ से बच्चे, sponsored by most of the Ivy League places and businesses, they are hiring people from there. So you don't need to go to IIM or Harvard. You have Indian School of Business that is doing it. So the government is focusing also a lot in creating its own cultural environment. So people are now realizing, even in America, people are realizing that India educated people are good guys. They are brilliant, intelligent, hardworking. The values begin to play a bigger role. कहाँ पे पढ़ा वो अलग बात हो जाती है. तो जैसे कि यहाँ भी fund managers हैं, mutual funds में. They manage $2 billion funds, but they are not educated in Harvard. They are part of a state university system. That's okay. But your intelligence, your smarts are your own. That's what is taken forward. And that's what is happening in India well. And what is the bigger change that is happening is that run of the mill. So see, not everybody can be an innovator and entrepreneur. 80-20 rule to operate karta hi hai. So usme there are 80% people, they are no longer going for BSc physics or BSc chemistry or BA economics or philosophy or Sanskrit. They are now studying for IT to get easy employability. They are understanding the virtue of carpentry, of plumbing. Because यहाँ पे अगर देखा जाए तो you will get a job as a plumber by doing a plumber certification course. आपको $60,000 की job guaranteed है साहब. उसके बाद आप plumbing की business शुरू कर सकते हैं. The skills that you develop allow you to develop entrepreneurship and business. I know a gentleman in Long Island, an American guy. He does airport cleaning management. Airport cleaning management. He's $100 million worth by doing airport maintenance management of one terminal in New York and one terminal in Miami International Airport. This is what entrepreneurship is all about, is to find your talent, build your expertise, and develop the business. That's where entrepreneurship सरकार से नहीं आती साहब. That's why Prime Minister Modi ने ऐलान किया ना कि government must get out of the business of business. And he called upon respect to private sector, जो अमेरिका में है. So these are transformative things happening in India. एक बात और भी है, इंडिया की खामी एक और है. India is a country of 1.3 billion problems, and that is people. Not everybody will be happy with what happens or what changes can be brought about. So there is always somebody who will be unhappy with whatever change comes. And that, the enemies of India will call it a human rights violation. Everybody will talk about that. So when the democratic tool is used against democracy to उनको बदनाम करने के लिए, तो people have to tighten the belt, take it in the chin, move forward, and as I always say, always move forward even in not in a straight line. So keep going forward. आखिर में दो बातें सर. एक तो यह है कि हमें कोई ना कोई बेंचमार्क रखना पड़ता है. भारत का नेबर है सबसे बड़ा चाइना, और चाइना ने भी बहुत तेज़ी से तरक्की की, बिजनेस में भी, मैनेजमेंट में भी और एजुकेशन में भी, हर लिहाज से. चाइना को अगर हम बेंचमार्क देखते हैं तो बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की दुनिया में भारत आपको कितना अभी पीछे नज़र आता है, या एट पार है, या कैसे हम उस डिफरेंस को पाट सकते हैं? ये चाइना का जो डिस्कशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फॉल्स कंपैरिजन. करना ही नहीं चाहिए. ये क्या कंपैरिजन हो सकती है कि मुझे ताहिर साहब जैसे बाल होते तो मैं कैसा लगता? नहीं, मतलब बेंचमार्क के तौर पर सिर्फ. बेंचमार्क शब्द ही गलत है ना साहब. द बेंचमार्क ऑफ दैट इज द सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज. The benchmark of America is different than benchmark of Pakistan or India or Canada or Sri Lanka and everybody else. How can but it can be aspirational. It can be aspirational in terms of achievement, right? Like John F. Kennedy told here in this country
that we are not going to the moon because it is easy to go. We are going to the moon because it's difficult to do so. That's it. Will you call it a benchmark or will you call it aspiration and ambition? तो आपके राइवलरी हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं और आपने उनको कैसे compete करना है? बिल्कुल सही बात कही आपने. क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटियों का जो रैंक है वो हमें नजर आ रहा है बहुत ऊपर है. देखिए चाइना जो है प्राइवेटाइजेशन किया उसने. जी. China is not where it is because of communist principles. Yeah. China became what it has become because of capitalist practices through their own regimented labor platform from a huge poverty. तो उन्होंने, that is a geopolitics thing, we will talk some other day. But जहाँ तक इंडिया का सवाल है, India suffers the pain of democracy. That's the biggest challenge India has. The international business ने भी आज देख लिया है कि today, you must have read the report that Cairn Electric Company won an arbitration award of $1.4 billion against India, the Indian government. Vodafone won its award. So there is a rule of law. The rule of law is chaotic. You know why America does business with the military countries and dictatorships? Because it's easy to do business with those countries. Because there is one decision maker. Democracy का biggest challenge ये है is that it runs on the three pillars of freedom of press, judiciary, legislature, and executive. It's very important to understand that democracy structure was never supposed to be an efficient economic business model. Democracy is a political tool to check and balance so that neither executive, judiciary, or legislature becomes an extra constitutional authority. And then there is added a press thing. So India is a chaotic democracy from that point of view. हर आदमी को अपनी आवाज है. हालांकि जहां के मिलिट्री रूल में सबकी आवाज बंद हो जाती है. सब जी सलाम जी हुजूर कहते हैं, है ना? तो एक comparison is very faulty between India and China. Second part is that India has always been slow in reacting to change. I remember there was a day in Indian consulate, हम यहाँ थे New York में, and US deficit with China had hit $42 billion. अभी तो trillions में चल रहा है. वो दिन था जब ये $42 billion हो गया था. In American businesses were telling us, tell your government to take at least 10% of business going to China to yourself. But उन दिनों Indian politicians की आदत थी, देखेंगे क्या होता है. Decision making is key. In democracy, political decision making is key. That's where America scores over everybody else. Business decision is not taken by politicians here. Business decisions is taken by businesses. सर आखिर में ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप बैंकिंग से वाबस्ता रहे. भारत की जो बैंकिंग है वो इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उनके साथ कितनी कोऑर्डिनेटेड है, कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट है? मैं बैंकर हूं, मैं अंदर की बात जानता हूं. Indian banking doesn't compare to Western banking practices at all. At all. Tragically enough, that happened because of nationalization of banks. In 1969, when Indira Gandhi nationalized the banks in the name of reaching the poor. Now, that is an ambition, that I have to help the poor people, that was not at fault. The implementation of that entire thing became defective. Responsibility had gained. Today, banks in India have non-performing assets. एक ही बैल का जोड़ा, 50 बैंक ने उस एक ही बैल के जोड़े पे पैसे बांट दिए. पैसा, after all, it's people's money. Bank doesn't have its own money. It's people's money that is in deposit. So banking philosophy India में लोग काम करने वाले अच्छे हैं. I was also a banker. So people who are there working in banking are smart, but the government interference in banks made bank a very inefficient place. They had no concept of capital efficiency, unfortunately. I know that because I took money from nationalized banks, lent it to people, made money and returned it to them. They were happy with their 3%. Why? Because they had no concept of cost of money. That money has a cost to it. And Indian banking system, for a very long time, did not understand the cost of money, the efficiency of capital, as a result of which
NPAs are the biggest problem of banks today. And I tried very hard to bring the message of restructuring, how to deal with that. It's another saga. My note to the governor of RBI, when Mr. Raghurajan was there, it went to him how to turn around the banking industry. They quoted from my note at some place, but nobody did anything about it because they all said the farman to do something will have to come from government. So, Indian banking sector, if that sector alone ties up, changes its functioning, efficiency बहुत बढ़ जाएगी. India की opportunity बहुत है. I will give you a final example on this matter. I was giving a keynote speech at a global conference and somebody asked me, this was in 2007. आज तक मैं वही example देता हूँ. They asked me, what is the meaning of opportunity in Indian context? So I said to him, let's take only two industries, travel, airline industry and hospitality industry. So America in 2007 had 325 million people as a population base. There were more than 6,550 aircrafts serving the flying needs of Americans. India has a population of 1.2 billion people. There are 350 aircrafts serving the flying needs. So if India just developed airline industry well, it will lead to such a massive growth in many industries, from infrastructure development to electric bulbs to, electronics to taxi service to restaurant service or food industry, backward and forward linkages. That's the kind of thing India needs. Second example was hotel industry. I said, India has between 1-star and 5-star, India has 100,000 rooms for traveling people. Las Vegas alone has 100,000 rooms. So if we develop domestic tourism, that itself will lead to India's quantum jump in developing industry. So that will happen only by banking. And unfortunately, what I said in 2007 is still true. Indian airline industry lies in shambles because the government doesn't know how to run airline industry. I'm so happy the government got out of the tourism business. So this is what Prime Minister is trying to do. 70 साल से जो हम एक सोशलिज्म में फंस गए थे जी, उसमें हमने लाचार अपने आप को बना दिया था. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for having me today. बातचीत सुन रहे थे विभूति झा साहब की. उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अंदाज के साथ बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टडीज़ हैं भारत में, उनकी क्या हैसियत है और असल में ज़रूरत है इस बात की कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिफरेंट शोबों की, उस पे ज़ोर दिया जाए. उन्होंने भारत और चाइना के कंपैरिजन में भी अपना रिजर्वेशन रखा. भारत एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ में हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने जितने भी भारत के इम्पॉर्टेंट स्टडी सेक्टर्स हैं उन पर बातचीत सामने लाएं, पैनलिस्ट आपके साथ अपनी ओपिनियन शेयर करें और फिर हम देखें कि भारत में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए हमारा ये बीट्स का जो इनिशिएटिव है वो कैसे आपको मदद फराहम कर सकता है. आज का बीट्स का ख़ुसूसी शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.